जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, अमेरिका के पावर कॉरिडोर से एक ऐसी आवाज बाहर आई है जो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि जो भारत और अमेरिका के रिलेशंस हैं उनको भी हिलाकर रख सकती है। एक लीक्ड ऑडियो जिसमें रिपब्लिकन सेनेटर टेड क्रूज खुद अपनी पार्टी के लोगों को ये कहते हुए इल्जाम लगा रहे हैं कि जेडी वेंस और पीटर नेवेरो ने इंडिया यूएस ट्रेड डील को जानबूझकर ब्लॉक कर दिया है। और ना सिर्फ इतना बल्कि क्रूज ने ऑडियो में ट्रंप के टैरिफ पॉलिसीज का मजाक भी उड़ाया है और उसमें कई सारी ऐसी अहम बातें की हैं कि जो नॉर्मल पॉलिटिकल लीक नहीं लगता। ये एक अंदर की जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही है, जहां अमेरिका की जो ट्रेड पॉलिसी है और आइडियोलॉजी और पावर स्ट्रगल है वो एक दूसरे से जो टकरा रही है वो सामने आ रही है। जो डील इंडिया के लिए इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू बन सकती थी वो आज अमेरिका के लिए जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं उसकी कैजुअलिटी बनती हुई नजर आ रही है। सवाल ये नहीं है कि ये डील क्यों नहीं हो रही है, सवाल ये है कि क्या अमेरिका की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कंट्रोल है वो करने की कोशिश की जा रही है और वो कौन कर रहा है, और क्या भारत एक बार फिर यूएस के इंटरनल पॉलिटिक्स के बीच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर आज की चर्चा। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आज के खास मेहमान मेजर जनरल सुधाकर जी। सब बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। Thank you, Amber. Thank you so much for inviting me to your channel, and compliments to you for bringing up very contemporary and relevant subjects in a most professional manner. So keep it up. थैंक यू जहाँ सो तक मच। जहाँ तक आपने जो अभी नैरेटिव पेंट किया है उसमें तीन चार मुद्दे हैं। नंबर एक, यूएसए क्यों कर रहा है जो कर रहा है अभी डोनाल्ड ट्रंप के नीचे, ठीक है। नंबर दो, हिंदुस्तान के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ठीक है ना। नंबर तीन, और उन सर, असरों। इसमें एक मैं भी आपका अपना एक पॉइंट जोड़ना चाह रही हूँ कि क्या ये ऑडियो जानबूझकर लीक किया गया है और क्यों टाइमिंग, क्योंकि भारत और ईयू के बीच में ट्रेड डील्स हो रही हैं और भी कई सारे यहाँ पर हम देख रहे हैं, और मार्क कार्नी भी भारत आने वाले हैं और बहुत सारा कुछ हो रहा है। हाँ, इस किस्म की चीजें, सुपर पावर अमेरिका जिसमें इन्वॉल्व है, मैं तो ये कहूंगा एवरीथिंग हैपेंस टू अ डिजाइन। कोई अनजान में इनएडवर्टेंटली कोई काम नहीं करते। एवरीथिंग, चाहे बांग्लादेश की बात करो, नेपाल, या आप श्रीलंका, या मालदीव, ये हर एक ये में वो ये सारे चीजें जो है दे आर ड्रिवन बाय वन सेंट्रल फैक्टर, जो मैं बार बार कोई सारे चैनल में बोलते आ रहा हूँ कि कोई भी सुपर पावर अपना सुप्रीमेसी और अथॉरिटी को हराना नहीं चाहेगा। एक हम बोलते रहते हैं, उनका नाम है थ्यूसिडाइड। थ्यूसिडाइड एक ग्रीक हिस्टोरियन थे। उनके बहुत सारे पेपर्स हैं जो उन्होंने जिक्र किया है इस चीजों के बारे में कि नो accomplished और established power will ever allow a rising power to come close to its footing. मतलब मैं थोड़ा सा आई हैव ट्राइड टू, फॉर लैक ऑफ करेक्ट एक्सप्रेशन, यूज something which is conveying the true meaning in earnest, but the fact remains that ये हकीकत है। इसी विषय को प्रोफेसर एलिसन है, यूएसए के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने रिसर्च किया है पिछले, ये सिर्फ एक साल दो साल का नहीं, पिछले 500 सालों का उन्होंने स्टडी किया है कि जो जो लड़ाई देशों के बीच में हुए हैं, कारण क्या था, किस लिए लड़ाई हो रहा था। ये लड़ाई इसलिए हुआ था, उन्होंने देखा, बहुत सारे उदाहरण उन्होंने लिए हैं, लेकिन 16 एग्जाम्पल इस किस्म के थे वो आपसी, क्योंकि ये कोई भी सुप्रीमेसी या जो ग्लोबल पावर के स्टेटस से परमानेंट नहीं रहता है, ये चंद एक सालों के लिए होता है। बहुत सारे जगह आपको मिलेगा कि 200 साल उनका टाइम है, मतलब हो गया यूएसए का टाइम, जय हिंद हो गया। अभी वो 2026 में वो निकल जाना चाहिए, दूसरा कोई पावर आएगा, चाहे चाइना है, इंडिया, रशिया, जो भी होता है, या मल्टीपोलर वर्ल्ड। सो उनका टाइम हो गया, शुरू हो गया है। तो ये जो चीज है, ये यूएसए एक सुपर पावर होने के नाते ये कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये जो टर्निंग पॉइंट है 21st सेंचुरी में काफी विविडली प्रकाश पाया है। कहां पे? जैसे अफगानिस्तान में अगस्त 2021 को हड़बड़ी से कोई सुपर पावर इस किस्म को विड्रॉल नहीं करता है। कैसे और कैसे? जैसे रशिया ने बोल के, अनाउंस करके यूक्रेन के अंदर इन्वेड किया है। उन्होंने अनाउंस किया, पब्लिक अनाउंसमेंट की, भाई मैं इन्वेड कर रहा हूं। उसका कारण उन्होंने दर्शाए थे, ठीक ही नहीं। इसी तरह आप देखेंगे ईरान, पहली बार ईरान, देखिए शिया और सुन्नी का लड़ाई काफी
1400 साल से हो रहा है। लेकिन ये ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाई है, आप चलिए मानिए दो 1948 47 48 से स्टार्ट हुआ, लेट्स से, तब से वो एक दूसरे का जानी दुश्मन है। लेकिन कभी भी ईरान जो है डायरेक्टली इजराइल को हिट नहीं किया है, डायरेक्टली, एक्सेप्ट ये जो 2023 को स्टार्ट हुआ उनका जो हमास का अटैक 7 अक्टूबर 2023 के बाद 7 अक्टूबर, यस जी 2024 को शायद अप्रैल के महीने में हुआ है, इजराइल अटैक के जी बाद। फिर उसके बाद 3-4 बार हुए जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है, ठीक है ना। वो दमास्कस में ईरान का जो था डिप्लोमेटिक मिशन, उसको हिट किया, उसके जवाब में उन्होंने किए थे। तो इस किस्म की जो डायरेक्ट ये होते हैं, उससे ना ये एक मोड, एक टर्निंग पॉइंट को जाहिर करता है। जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजी का एक टर्निंग, दीज आर ऑल नोटिसेबल, वेरी वेरी विविड टर्निंग पॉइंट्स। मतलब आप देखिए, ईरान वो नहीं रहा, वो क्या कह रहे हैं, ईरान वो नहीं रहा जो आप 1979 में सुने थे या देखे थे। ईरान वहां से खर्च, इतने सारे सैंक्शन के बावजूद ऐसा हथियार, ऐसा मिसाइल, आप देखेंगे इनका जो स्टॉक पाइल है मिसाइल, काफी लोग मीडिया में बोलते रहते हैं कि अमेरिका अभी स्ट्राइक करेगा, अटैक करेगा। आई एम द ओनली वन हु इज गेटिंग सिंगल्ड आउट, थैंक्स टू यू। आप, आई थिंक यू एग्री विद माय थॉट प्रोसेस। आई से कि ईरान को किसी का हिम्मत नहीं होगा अटैक करने के लिए अभी, क्योंकि अगर कर रहे हैं, इसका मतलब यूएसए का जो सीआईए, जो भी इंट एजेंसी है, वो अपना काम सही नहीं कर रहा। ईरान का स्टॉक पाइल ऑफ मिसाइल, अलग अलग किस्म, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूइज मिसाइल, हाइपोसोनिक मिसाइल। अब लोग कहते हैं, यहाँ पे कोई चैनल में, एक इंटरनेशनल चैनल में कोई मेरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे कि करने दो फाइल, उनके पास आयरन डोम। आयरन डोम लोग अभी तक समझे नहीं है। इजराइल के पास जो आयरन डोम है, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल अप टू मैक्सिमम 70 किलोमीटर का जो रेंज होता है, उसको रोक सकता है, ठीक है नहीं। और ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम ईरान ने बनाया है, पिछले 6 महीने से काफी दबाव के बावजूद उन्होंने बनाया है, ये इसको टक्कर दे के, पेनिट्रेट करके, ये सेंसिटिव वल्नरेबल पॉइंट और वल्नरेबल एरिया में ये स्ट्राइक करने का काबिलियत रखता है। इसके अलावा अगर मिसाइल यूज नहीं करते हैं, उनके पास आप देखेंगे पूरा विश्व में, ये मेरा अंदाज और स्टडी कहता है, इनके पास वैरायटी, लॉइटर एमुनिशन, उनके पास है सर्वेलेंस ड्रोन्स, उनके पास ये इंटेलिजेंस ड्रोन्स, उनके पास काविकाजे जो ड्रोन्स हैं, ठीक है नहीं, तो फिदाइनी अटैक टाइप करते ना, जाके वो नॉक करेगा टारगेट, उधर ही ब्लो अप, उधर ही ड्रोन में नुकसान और टारगेट भी नुकसान। अलग अलग किस्म, अलग अलग नाम से भरा हुआ है इनके पास। ईरान उसने मेरे विचार के मुताबिक अभी तक अपना जो हाथ है दिखाया नहीं है। प्लस आपका स्ट्रेट ऑफ हरमुज, स्ट्रेट ऑफ हरमुज का ये बात है, मैं इसलिए हाईलाइट ये कर रहा हूं कि मिलता जुलता है आपके पॉइंट के साथ। स्ट्रेट ऑफ हरमुज मैं जानता हूं कि ईरान अगर इसको ब्लॉक करेगा, आज के दिन में ईरान के पास रिफाइनरी नहीं है। ईरान को ऑयल के लिए, तेल के लिए और कहीं भेजना पड़ता है, चाइना, चाइना से रिफाइन होकर वापस आते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ब्लॉक करेगा, तो इट इज नॉट ईरान विच विल ब्लॉक, इट विल यूएसए विच विल ब्लॉक। लेकिन यूएस का एक ज्योग्राफी का एक एडवांटेज होता है, इसके तो 3 आइलैंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना है, 60-70 किलोमीटर का वाइड है, ठीक है ना। 3 आइलैंड के बीच में से जाता है सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ये तीनों आइलैंड के ऊपर वो ऐसा स्ट्रक्चरली एक गिफ्ट ऑफ नेचर होता है ना, ऐसा बना बनाया पड़ा है। और मेरे खबर के मुताबिक इनके आईआरजीसी, इनके रेगुलर फोर्सेस, इनकी मिसाइल डिप्लॉयमेंट, ये सब कुछ हो चुका है। मतलब सिर्फ बटन, ट्रिगर के ऊपर उंगली है, सिर्फ बटन दबाना। प्लस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का, लोग कहते हैं 19, एक्चुअली उसका 250 से 300 बेसिस हुआ करते थे, ठीक है ना। जब उनका 1,56,000 या 86,000, आज के दिन में उस स्ट्रेंथ को कम करके 46,000 कर दिया, 46,054, अभी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, एक आ गया एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है नहीं। सो ये जो बढ़े हुए हैं, लोग कहते हैं 19 नहीं, इनके पास 30 से ज्यादा, 30 और 40 के बीच में बेसिस हैं, जहां पे अमेरिकन ट्रूप्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। 1000 से लेके 7,000 के बीच में जगह जगह इतने सारे पॉइंट्स में डिप्लॉयड है। और इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट मिसाइल, ये सुरक्षित नहीं रख सकता है। इनके पास हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक मिसाइल, हाँ देखिए, 2 चीजें होते हैं। ये मिसाइल सिस्टम जो ईरान के पास है, उसको डिटेक्शन और है इंटरसेप्शन। डिटेक्शन का काबिलियत है किसका, अमेरिका के पास, इजराइल के पास, लेकिन इंटरसेप्ट करना काबिलियत नहीं रखता है।
और तीसरा चीज है ये इनका बॉर्डर, इनका देखिए डिस्टेंस 1800 से 2100 किलो, कोई कोई जगह 2100 किलोमीटर दूरी है, कोई कोई जगह 1800 किलोमीटर। ये कंटिन्यूअस बॉर्डर नहीं है। तो कंटिन्यूअस बॉर्डर अगर इजराइल और अमेरिका अटैक करेंगे तो कहीं ना कहीं से वो स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे बेसिस ऑलरेडी ईरान ने पहचान रखा है। मिसाइल का रेंज ना हो सकता, लेकिन आज के दिन में ईरान के पास आईसीबीएम जो कि 5500 से लेके 12000 किलो, यानी कि ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका को स्ट्राइक करने का काबिलियत है। ठीक है ना। सो इन सारी चीजों को अगर देखेंगे, इफ पुश कम्स टू शव, कि बिल्ली को चार दीवारों के बीच में अगर कॉर्नर करोगे, परेशान करोगे, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा बल्कि टू बाउंस बैक। वो हालत आप शुरू ना करें जिससे, और यहां पे भी नहीं, इसके हिजबुल्लाह बैठे हैं कहां? वेनेजुएला में। मैं कहीं पढ़ रहा था कल, कोई क्लासिफाइड कोई मैगजीन कोई स्टफ था, मुझे इसमें क्या क्लासिफाइड 10,000 हिजबुल्लाह है। मैं एक्चुअली बिलीव नहीं कर पाया, मुझे लगा ये प्रोपेगेंडा है। अच्छा, हमास, हमास का भी उधर फुटप्रिंट बढ़ गया है। आईआरजीसी ऑलरेडी है 2500। तो मेरे को ये लगा ये इन्फ्लेटेड फिगर है, लेकिन कुछ तो सच्चाई है। विदाउट स्मोक नो फायर, नो फायर विदाउट स्मोक। कहां पे? वेनेजुएला बैकयार्ड। आपने मदुरो को तो पकड़ के ले गए, लेकिन इनको तो नहीं पकड़ पाए ना। ये भी तो है, आप देखिए ना, वेनेजुएला कोई छोटा मोटा देश नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो स्ट्रेटेजी एडॉप्ट किए हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, मेरे ख्याल से ये सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। तो क्या है, व्हाट इज इट? आपका सवाल का जो जवाब है, एक आपने जी बता सर। दिया मैंने कि अमेरिका वो चीज कर रहा है, वो एक सुपर पावर की स्टेटस मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि आज के दिन में वो खुद एहसास कर रहे हैं इट इज नो लॉन्गर अ ग्रेट पावर, देयरफॉर दे हैव कंक्लूडेड मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उसका तरीका अलग अलग होता है कि सबके साथ सबकी विकास, हमारे जैसे हिंदुस्तान में सबको साथ में लेके चलो। हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है ना, पूरा विश्व में जो भी जहां पे है सबको साथ में लेके चलना है। जैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी हमारा हुआ था, 111 या 126, एक्चुअली 120 से ऊपर है, बट हम 100 111 का फिगर, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब वैक्सीन एपेटाइट चल रहा था वेस्टर्न हेमिस्फीयर से, हमने फ्री ऑफ खुद डेवलप करके खुद वैक्सीन बनाया, और देश ग्लोबल साउथ हर एक देश को हमने दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो एक कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, यहाँ पे अमेरिका काफी एम्बैरेसिंग जी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। और सर, मैं आपसे इसी एक बात पूछना चाहती हूँ कि टेड क्रूज की। जी जी। ये सवाल को मैं खत्म करता हूँ। ये उनका प्रयास है कि ये जो कोलैप्सिंग और जो क्या बोलते हैं, जो आर्किटेक्ट ट्रांस अटलांटिक जो रिलेशनशिप के आर्किटेक्चर के आधार पर जो ग्लोबल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनजीए या आईसीसी, इस तरह जो अलग अलग सब बना, यही अमेरिका की इनिशिएटिव में बना हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये अभी ना के बराबर हो चुके हैं। तो इससे क्या है, अमेरिका अपना गुस्सा दिखाते हुए 66 नहीं 70 70 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ किए हैं, 70 से ज्यादा है। तो ये करके ये अपना जो ताकत है उसको वो एसर्ट करना चाहता है, और हिंदुस्तान को एक कमजोरी स्थिति पे एक एक पुश ओवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसीलिए वो हिंदुस्तान के खिलाफ ये एक्शन करने की कोशिश किए थे। मैं सिर्फ कहूंगा ये इट इज बाय डिजाइन। जो ये ऑडियो लीक हुआ जी है, विचार के मुताबिक अनजान में कोई नहीं करता है, और इसका मीनिंग यही पे खत्म करना चाहता हूं। आज के दिन में चाहे रिपब्लिक की बात करिए या डेमोक्रेट की बात करिए, एक चीज उभर के, मैं भी जाके काफी घूम के आया हूं उधर अमेरिका, अच्छे अच्छे लोगों से मिला हूं, सबके मुंह से एक चीज मेरे को सुनने मिला है कि अमेरिका में आज जो हो रहा है उसको कहते हैं पॉलिटिकल सिविल वॉर। रिपब्लिकन के खिलाफ लड़ रहे हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दे डोंट सी आई टू आई, लेकिन रिपब्लिकन के अंदर एक दूसरे के साथ वो लड़ रहे हैं। पोलराइजेशन शुरू हो गया है। सिर्फ इतना ही बाकी है, आज तो वो आइस जो है उनका अमेरिकन सिटीजन को मारे, कुछ समय ऐसा ना हो रिपब्लिकन बंदूक उठा के रिपब्लिकन को ना मार। ये बड़ा खतरनाक बिल्कुल सर। इसको जो जी सिविल वॉर परिस्थिति आ चुका है, ये बड़ा खतरनाक है।
अभी आप पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं कोशिश करूंगा जी बोलने सर। सर, टेड क्रूज को लेकर ये बात भी सामने आती है कि टेड क्रूज खुद प्रेसिडेंट के लिए रन करना चाहते हैं, लेकिन सर एक बात तो ये है कि कहीं ना कहीं उनकी चाहिए ऑडियो किस तरह से भी लीक हुआ हो इंटेंशनली या कैसे भी, लेकिन जो फ्रिक्शन हमें हम जो अमेरिका में डोमेस्टिकली नजर आता है ट्रम्प की पॉलिसीज को लेकर, वो तो यहाँ पे साफ हो जाता है। और साथ ही सर जेडी वैंस और नवेरो की बात करते हैं, उन्होंने भारत के साथ ये डील क्यों रोकी? आइडियोलॉजी की वजह से या फिर ट्रम्प कैंप को स्ट्रांग दिखाने के लिए? क्या इसके पीछे का आप मुख्य कारण देख पाते हैं? क्योंकि इवेंचुअली नुकसान तो अमेरिका को ही हो रहा है, भारत ने तो अपने ऑप्शंस पहले से ही डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिए। देखिए, कोई अगर ताकतवर, जिस पिछली बार आपके चैनल में हम बता रहे थे ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चलो वो एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि एक तो चाइना उन्होंने क्रिएट कर दिया, सबको मालूम है। अभी तक जितने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है 2025 तक, वो यही बोलते रहे चाइना नंबर वन एनिमी, चाइना नंबर वन एनिमी, चाइना। सो इसलिए कोड भी क्रिएट किया गया, बाई पार्टीजन रूल्स बनाए उन्होंने, और इंडो पैसिफिक के ऊपर ध्यान देते रहे। अभी सडनली चाइना है बिकम अ फेवर है, वो जो मर्जी आप करो ताइवान के ऊपर, लेकिन आप ट्रांस अटलांटिक इस तरफ नहीं आना है। एक इंसान जो है वो विड्रॉल सिम्टम क्यों दिखाता है? इसलिए दिखाता है कि उसका मकान जो है आग लगी हुई है, उसको होमलैंड सिक्योरिटी या होमलैंड कॉन्स्टिट्यूंसी में इस किस्म के वातावरण है जो कि उनके काबू में नहीं है। दिखाओ, आप देखिए आइस क्या कर रहा है, अपने अमेरिकन को गोली मार रहे हैं, ठीक है ना। सो ये जो चीज है आप जो पूछ रहे हैं कि वो क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको डर ये है कि नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान जिस स्पीड और जिस रफ्तार से आप प्रोग्रेस और रेट ऑफ ग्रोथ दिखा रहे हो, आप हो सकता है कि आने वाले समय में सेकेंड चाइना तो क्रिएट कर ही जाएगा, चाहे वो कुछ करे, कि चाइना को ना ओवरटेक कर ले। ये है डर, ये मेरा विचार है, जितना मैं पढ़ के जो डॉट्स को ज्वाइन कर रहा हूं, उनका यही डर है। आपको मैंने थ्यूसिडाइड ट्रैप की बताया था सबसे पहले, उसके बाद बता रहा हूं कि ये हिंदुस्तान कोई सेकेंड चाइना ना बन जाए। इतने पाबंदी, इतने रेस्ट्रिक्शन के बावजूद 8.2 रेट ऑफ ग्रोथ एक क्वार्टर में दिखाना आसान नहीं है। अभी जो आईएमएफ रिवाइज किया है 7 पॉइंट कितना 7.3 या 7.7 रिवाइज कर दिया, प्रीवियस जो फोरकास्ट है अभी नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर का। ये 7.7 मैं पहले से आपको बता रहा हूं, ये बढ़ के 8.1 8.2 रिवाइज किया जाएगा आने वाले समय में। इस किस्म की जो है जो जो माइलस्टोन्स होते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, अगर आप उसको थोड़ा सा जॉइन द डॉट्स, अभी अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया था, डैलस से लिए थे, मैं बताया कि हिंदुस्तान को कोई रोकने वाला कोई है ही नहीं। जितने प्रेशर डालेंगे उसका बरखिलाफ और कहीं ना कहीं हम रास्ता नहीं। अभी देखिए ना, यूरोपियन यूनियन के साथ बना है 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, ये दोनों को अगर मिलाते हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन 27 देश नहीं, उसके साथ 66 देश और जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक, ठीक है नहीं। एफ्टा यूके के साथ, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं, आप ईस्ट एशिया के साथ कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, आप देखिए आप ओमान के साथ चल रहा है, मिडिल ईस्ट में कोई देशों के साथ चल रहा है एफटीए, अफ्रीका के साथ चल रहा है। तो ये जब खुल जाता है, यूरोपियन यूनियन का थोड़े दिन पहले मर्कोसर उन्होंने एग्रीमेंट किया है, फ्री ट्रेड, तो पिछले कोई सालों से 2-3 डिकेड से चल रहा है, बातचीत हो नहीं पा रहा था। लैटिन अमेरिका के साथ हमने कुछ बनाया नहीं था, लेकिन यूरोप में जब आपके प्रोडक्ट जाएंगे, चंद एक चीजों को मदद मिलेगा। नंबर एक, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जो अमेरिका ये जो प्यूनिटिव टैरिफ इंपोज करने के बाद हमारा लेदर प्रोडक्ट हो गया, फुटवेयर हो गया, ज्वेलरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक के चंद एक प्रोडक्ट्स हैं, ये जो लेबर इंटेंसिव वाले हैं, ये जो बैकसीट पे जा रहे थे, अभी क्या होगा, वो मार्केट खुला मार्केट मिल जाएगा। यूरोप पे आ जाता है, सिर्फ 27 देश नहीं, देयर आर 66 कंट्रीज और मोर जिनके साथ जुड़े हुए हैं ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ, वहां जाने में काफी मदद मिलेगा। एफ्टा जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, लेकिन उनके साथ को एग्जिस्ट करते हैं इकोनॉमी और कमर्शियल एक्टिविटीज के लिहाज से। तो इट हैज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। हिंदुस्तान के ऊपर अच्छा है, वो प्रेशर डाल रहे हैं, हिंदुस्तान को रोक रहे हैं, उससे क्या हो है, हमारे जो इंटेलिजेंसिया है, जो थिंकिंग जो प्लेटफॉर्म्स है, दिमाग और तेजी से काम कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं हमारा सोशल प्लेटफॉर्म जो है ना, ये व्हाट डू यू कॉल दैट, जैसे फेसबुक हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, सोशल विकिपीडिया हो मीडिया गया, प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनके ऑल्टरनेटिव हमें करना चाहिए, जैसे चाइना ने शुरू किया है।
ये गोल्डन अक्सर अपॉर्चुनिटी। अक्सर ये यूरोप भी और यूके भी अपना वो जो है अपने आप को इंडिपेंडेंटली जो अपने सोशल मीडिया और सब भी उस पे काम काम करने की बात कर रहा है, क्योंकि 100% जो डिपेंडेंसी है पूरे यूरोप की वो एब्सोल्युटली, अमेरिका के एब्सोल्युटली, ऊपर है। spot on, spot on. That is what India must actually focus on. India must focus on, investing more money. As on today हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि एवरीथिंग जो आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं या मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, या जो भी इस किस्म की सेल्फ रिलायंस को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका केंद्र बिंदु है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज के दिन में 0.65% ऑफ जीडीपी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। उसको जब कंपेयर करते हो, इजराइल 6% ऑफ जीडीपी, साउथ कोरिया 3.7, चाइना 3.2, जापान 4%। यू नो जब आप कंपेयर करते हैं ये जो लीडिंग इकोनॉमीज या डेवलप्ड कंट्री जो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इनकी तुलना में कुछ नहीं है। मेरे को कोई एक स्टूडेंट इंडियन डायस्पोरा से लेक्चर ले रहा था ये थोड़े दिन पहले, बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हो। पिछले साल तो 100,000 1 लाख करोड़ तो उनके भाई पिछले साल दिया है ना, उससे पहले तो हम सो रहे थे। एंड 1 लाख करोड़ अगर देखोगे परसेंटेज, इट हैज नॉट इम्प्रूव्ड आवर एलोकेशन। So therefore, it has to be a consistent, coherent, and in continuity for times to come. मैंने इसका एक प्रपोजल दिया है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, और एक ही झटके में अगर आप 6% करोगे तो वो तो फिर काफी हिल जाएगा ना। आपको ग्रेजुएट करना पड़ेगा इंक्रीमेंटली। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ये करिए, एजुकेशन के ऊपर फोकस करो, ठीक है ना, उसको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। हमें पीएचडी स्टेम के ऊपर फोकस करना है टू बिकम कॉम्पिटिटिव। वी हैव टू हैव ग्लोबल यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। We don't have global universities worth its name. So such like issues, STEM, PhD STEM is very, very important. So therefore, to answer your question, to sum it up, India बिल्कुल सही रास्ता ले रहा है, सही काम चल रहा है। मेक इन इंडिया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। जो एस कोड वगैरह फ्रांस देने के लिए इनकार कर दिया था पहले, अभी वो एस कोड के लिए भी राजी हो गए हैं। रफाल जो है 114 साइन होने हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, ये भी आ जाएंगे हमारे पास। प्लस जर्मनी के साथ आपने वो एफटीए साइन कर लिया, प्लस वो स्कॉर्पियन सबमरीन जो बनना है, ये भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मेक इन इंडिया पे होगा। फ्रांस से भी जो आ रहे हैं, जो जहाज बनने हैं, प्लस हमें देखना पड़ेगा हमारा शिप बिल्डिंग। इसी साल मतलब 2025 जो बजट में मेरे ख्याल से पहली बार 25,000, ये मैं थोड़ा सा जो चैलेंज है ये बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सामने चुनौती क्या है। चुनौती ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा टारगेट हमने रखा है 2030 तक $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो आज के दिन में कितना है? आज का एस्टिमेटेड फिगर इज 850 बिलियन, जो कि 80-87 बिलियन होता था चंद एक सालों से पहले, 2013-14 उससे पहले कहे, मतलब 100 बिलियन से कम हुआ करता था। तो इट इज रिच्ड अ टारगेट ऑफ 857 बिलियन। हमें पहुंचना है $2 ट्रिलियन इन एक्सपोर्ट ओनली। और मैंने एक टारगेट मेरे प्रपोजल में बताया हूं कि ये 2030 तक इसको पार कर जाएगा। 2035 तक हमें इसको बढ़ा के 5 से 6 ट्रिलियन बनाना है। 2040 तक उसको 8 से 10 ट्रिलियन बनाना है। 2047 तक इसको 15 से 20 ट्रिलियन बनाना है। क्यों? हम इसलिए बनाना चाहते हैं, एक ग्लोबल पावर, यूएन, यूनाइटेड नेशन का जो एजेंसी जो डिफाइन किया है, उसका 13,486 मतलब 14,000 मान लीजिए, अप्रोक्सीमेटली $14,000 का पर कैपिटा इनकम होना चाहिए। आज के दिन में इस साल एंड तक तकरीबन $3,051 होने का संभावना है। आज अगर आप बात करते हैं फरवरी या जनवरी के एंड में, ये करीब करीब 2,900 मतलब 3,000 के आसपास ऑलरेडी पर कैपिटा बन चुका है। जब तक ये 14,000 से $20,000 नहीं बनेगा पर कैपिटा, और हमारा $30 ट्रिलियन उसको बनने के लिए देश को 7 to 8% रेट ऑफ ग्रोथ में आगे की तरफ मार्च करना चाहिए। 7 to 8% करने के लिए जो स्टार्टअप इंडस्ट्री हमने 200,000, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, 38,000 आपने बनाया कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी तरह ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर 18 से ज्यादा है। सब देश विदेशों से यही आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये एक संकेत है। ये संकेत को अगर बिंदु को जोड़ेंगे तो आने वाले समय में हम वी आर रेडी, नोबडी कैन स्टॉप अस डिस्पाइट ऑल काइंड्स ऑफ ऑपोजिशन। तो होपफुली आपका जो मेन मुद्दा है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। चाहे यूएस कुछ भी कर ले,
कुछ भी करे, टॉम क्रूज बोल ले कुछ, या वो इनएडवर्टेंट या प्लान्ड कोई लीक कर ले, ये इनके अंदर, देश के अंदर काफी भेदभाव, पोलराइज ऑलरेडी है। ये मार पिटाई शुरू हो जाएगी, आपस में लड़ाई करेंगे। उसका जो लॉ एनफोर्समेंट है ये भी अपना, अभी देखो ना आइस का क्या एग्जाम्पल है, अपने लोगों को मार रहे हैं। ऐसा ही कुछ एनआरकी की तरह ये बढ़ते जाएंगे जब तक ये खुद ठोस कदम नहीं उठाते हैं। तो ये एक हिंदुस्तान के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन बनते जा रहा है। और ये जो कदम है, इन्होंने टैरिफ इंपोज करने से पहले हिंदुस्तान को पता था ये होने जा रहा है, तो उसका कदम जो है एंटिसिपेटेड स्टेप्स लेके शुरू कर दिया है। तो इसीलिए हर कोई जो पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन हमारे देश के खिलाफ इंपोज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे अच्छे लोग, अच्छे विद्वान और लीडरशिप की वजह से, जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन या डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, ये अपना काबिलियत को ऑलरेडी साबित कर चुके हैं। चाहे स्पेस के बारे में बात करिए, चाहे आप साइबर के बारे में बात करिए, चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करिए, चाहे आप सैटेलाइट लॉन्चिंग की बात करिए, चाहे नेवल कैपेबिलिटी की बात करिए, शिप बिल्डिंग का उसके बात करिए, हर एक पहलू को आप अगर लेते हैं, एक एक बिंदु को जोड़ते हैं, सरकार ने अच्छे कदम, ठोस कदम उठाया है। और ये एक रात को तो हो नहीं पाएगा। पिछले कोई सालों से हम सो रहे थे, पैसा था ही नहीं। अगर ना भी सो रहे थे, हमारे पास पैसा था नहीं। अभी वो पैसा जनरेट होने लगा है, जीडीपी बढ़ रहा है। और मेरा अंदाज ये है, हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता है। वी आर अनस्टॉपेबल। सेकंड चाइना नहीं, बल्कि हम चाइना को भी ओवरटेक करेंगे। दैट्स ऑल। एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? आई एम रेडी नो टू सर, आंसर। थैंक यू। और यहाँ पर ये मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो लीक्ड ऑडियो है, ये एक वार्निंग है, ना सिर्फ हमें ये देखना चाहिए कि ट्रम्प के लिए, बल्कि इंडिया के लिए भी। क्योंकि जब अमेरिका के टॉप लीडर्स क्लोज रूम में इंडिया की जो डील है वो ब्लॉक कर रहे हैं, तो बाहर और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोस्ती के नारे लगाते हैं, तो समझना जरूरी ये है कि जियोपॉलिटिक्स में वर्ड से ज्यादा जो पावर इक्वेशंस हैं वो मैटर करती हैं। और भारत और यूएस ट्रेड डील रुकी है, लेकिन कल कोई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर रुक सकती है। इसलिए भारत को सिर्फ जो अमेरिका के स्टेटमेंट्स नहीं, बल्कि उनके जो इंटरनल पावर गेम्स है उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी होगा। और क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो सुना जाता है वही सबसे ज्यादा डिसाइड करता है कि इस क्या आगे होने वाला है। तो ये जो सिर्फ एक लीक नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि जो सिस्टम है उसका एक्सरे यहाँ पर नजर आता है। सर, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू सर।